नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज बात उस जलवायु या कहें मौसम की जिसकी सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान हमें सीधे प्रभावित तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि इसके पीछे बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। दुनिया इसे लेकर फिक्रमंद है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीते 3.5-4 दशकों से इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि जलवायु में आ रही अनियमितता को कैसे कम किया जा सकता है। दुनिया भर के 195 देशों ने मिलकर एक COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बनाई है, जिसकी 21वीं बैठक इस बार पेरिस में हो रही है। मुख्य चिंता ये है कि धरती के वातावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम किया जाए, जिससे धरती के तापमान को नियंत्रित किया जा सके। 2012 के आंकड़ों के मुताबिक धरती के तापमान में पहले ही 0.85 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है और विकास की इस अंधी दौड़ में अगर हम इसी तरह भागते रहे तो आज से 85 साल बाद यानी 2100 में धरती का तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सिंथेसिस रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस सम्मेलन में तमाम देशों द्वारा सौंपी गई INDC रिपोर्ट ये कहती है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि वैज्ञानिक पहले से ही ये चेतावनी देते रहे हैं कि सन 2100 में अगर धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ गया तो प्रलय की आशंका सही साबित हो सकती है। इन चिंताओं के बीच जलवायु सम्मेलन में शिरकत करने वाले देश इस बात पर भी बटे हुए हैं कि उनके हिस्से के कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी किसी तरह से कम हो जाए। भारत जैसे विकासशील देशों की चिंता ये है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने की जिम्मेदारी और विकास के बीच समन्वय कैसे हो, और कई जानकारों का ये भी मानना है कि बिना कानूनी बाध्यता के देशों की जवाबदेही तय करना बड़ी चुनौती साबित होगी। आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर। और आज चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं सुनीता नारायण। आप सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की डायरेक्टर जनरल हैं। आप पर्यावरण के मुद्दों पर लगातार बुलंद आवाज़ में बोलती रही हैं। हमारे साथ हैं सीनियर एसोसिएट एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड में नितिन सेठी। आपका भी बहुत स्वागत है। आप पर्यावरण मुद्दों पर लिखते पढ़ते रहे हैं। हमारे साथ हैं D रघुनंदन। आप दिल्ली साइंस फोरम से जुड़े हैं और वैज्ञानिकों की चिंता के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हैं नागराज अडवे। आप पर्यावरणविद हैं, लेखक हैं और आपने ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े तमाम मुद्दों पर काफ़ी काम किया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर मौजूद छात्र छात्राओं का भी बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं कि दरअसल ये जो क्लाइमेट कन्वेंशन पेरिस में होने जा रहा है, 21वां क्लाइमेट कन्वेंशन, इससे पहले जो कन्वेंशन हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, उसमें क्या क्या बातें सामने आई हैं। सबसे पहला अगर कन्वेंशन हम माने तो पहला जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ। उसके बाद 1992 में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संधि हुई और 1995 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP1 का गठन हुआ। 1992 की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने मिलकर इस COP को बनाया। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें धनी देशों ने कार्बन गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को तय किया। और 2007 में बाली रोड मैप पर सहमति बनी, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए नया समझौता लाने की बातचीत हुई। 2009 में कोपेनहेगन बैठक हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ग्रीन फंड बनाने का ऐलान किया। हालांकि वो खुद अपनी संसद में इसे पास नहीं करा सके और छोटे देशों ने भी इस पर असहमति जताई, जिसके बाद इसे फेल माना गया। और 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि खत्म हो गई, उसका पहला चरण खत्म हो गया। 2015 का ये साल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि पेरिस में नया मसौदा लाने की तैयारी क्लाइमेट कन्वेंशन को लेकर हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस नए मसौदे से ज़रूर जो धनी देश हैं उनके ऊपर थोड़ी और बाध्यता या जिम्मेदारी बनाई जा सकेगी। तो ये है वो इतिहास जिसके बेस पर क्लाइमेट कन्वेंशन 30 नवंबर को पेरिस में होने जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे मेहमानों से आपका हमने परिचय कराया। इसमें दो चिंताएं हैं, एक तो वैज्ञानिकों की चिंता है और दूसरी तरफ कूटनीतिक रिश्तों की भी बात है और कूटनीति भी है। हम पहले वैज्ञानिकों की चिंता के बारे में बात करेंगे, फिर कूटनीति के बारे में तो बात करनी ही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ D रघुनंदन साहब, वैज्ञानिकों की चिंता जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या है? हमने कुछ आंकड़े बताए जिसमें कुछ वैज्ञानिकों से बातचीत के आधार पर मुझे जो पता चला उसके अकॉर्डिंग
धरती का तापमान अभी ही 0.85 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तो क्या ये वाकई खतरे की तरफ बढ़ने का संकेत है? ज़रूर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आईपीसीसी के जो रिपोर्ट निकले हैं और पिछले साल का भी जो रिपोर्ट निकला है उसमें काफ़ी स्पष्ट है कि अब हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहां अगर तापमान और बढ़ा तो हम वहां पहुंचेंगे जहां से हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ से आगे अगर तापमान इसी रफ्तार से आगे बढ़ता गया तो मौसम का बदलाव इतना तीव्र हो जाएगा कि हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। और अनुमान जैसे आपने पहले शुरुआत में कहा था कि अगर हम 2050 तक इसको हम सही तरीके से रोक ना लगाएं और 2050 से लेके 2100 तक हम फिर इसको घटा के तकरीबन आधे तक इसको अगर नहीं पहुंचाएंगे तो ये ख़तरा बहुत हमारे सिर के ऊपर से निकलेगा। आपने भी इशारा किया कि 4 अंक सेल्सियस या 5 के भी ऊपर हो सकता है। अगर इतना तापमान अगर बढ़ गया तो मानव जाति के लिए ये खतरा है। तो ये तो काफ़ी स्पष्ट है वैज्ञानिक रूप से। अफसोस की बात यह है कि पेरिस में और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो चर्चाएं हो रही हैं वो वैज्ञानिक आधार पे नहीं हो रही हैं, पर वो कूटनीति और राजनीतिक समझौता को लेके, आधार को लेके वो चल रहा है। अगर हम वैज्ञानिक रूप से आएँ तो मेरे ख्याल से दुनिया के जितने देश हैं उनकी जिम्मेदारियां और स्पष्ट होंगी जो आज स्पष्ट सामने नहीं आ रही। नागराज अडवे साहब, क्या आपको भी लगता है कि वाकई चिंता इतनी गहरी है कि अब सचेत हो जाने का वक्त आ गया है? और अगर सचेत होने का वक्त आया है तो पेरिस समझौते से आपको क्या उम्मीदें हैं? असली में हमें सचेत होना चाहिए था कई साल पहले। कई साल से वैज्ञानिक इस मुद्दे पर गंभीरता के बारे में बात कर रहे हैं और जहाँ तक तापमान की बात है वो सिर्फ 0.85 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री तक पहुंचा इस साल 2015 में। 1 डिग्री वार्मर देन प्री इंडस्ट्रियल। मैंने 2012 की बात की थी, हो सकता है 3 साल में और बढ़ गया हो। जी 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 1 डिग्री। और जो लैंडमार्क जो एक तरह का मार्कर है वो 2 डिग्री है। तो एक तरह से सिर्फ 1 डिग्री बचता है हमारे पास। जहाँ एक तो ये बात, दूसरी बात कि क्यों है इतना गंभीर मामला 2 डिग्री सेल्सियस? 2 कारण मुख्य हैं। एक इसलिए क्योंकि जो बहुत क्रूशियल जो इकोसिस्टम्स हैं दे गो इनटू इरिवर्सिबल काइंड ऑफ डैमेज एंड डिक्लाइन। उदाहरण के तौर पे तो ग्रीनलैंड आइस शीट। एक तो ये। दूसरा द क्रूशियल पार्ट इज कि 2 डिग्री सेल्सियस का पहुंचने तक बेसिकली अलग अलग जो फीडबैक्स है, जैसे उदाहरण के तौर पे आर्कटिक में जो बर्फ़ पिघल रही है, राइट, जितना ज़्यादा पिघलता है उतना ज़्यादा जो हीट अब्जॉर्ब करेगा। सो इट्स लाइक अ फीडबैक। तो अलग अलग तरह के जो फीडबैक्स हैं दे ऑल किक इन टुगेदर। और फिर हमारा जो दखलंदाज, हमें कुछ करने का जो एक तरह का एक मौका है वो कम करते जाते हैं। इट बिकम बेसिकली आउट ऑफ आवर हैंड्स। दैट इज द अर्जेंसी। एक तो ये बात, दैट्स द सीरियस अर्जेंसी ऑफ द मैटर। एक तो ये बात। दूसरी बात कि समवेयर वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इन दिस प्रोसेस पेरिस में 2 थिंग्स। वन इज देयर एक हिस्सा है जो स्मॉल एंड नेशंस है, वो ये कह रहे हैं कि 2 डिग्रीज इज टू हाई, हमें सिर्फ 1.5 डिग्रीज का एक बैरियर रखना चाहिए। इन अ सेंस दैट्स वेरी क्रूशियल। तो और भी कम वक्त बचा है। हाँ जी, एग्जैक्टली सो। और अलग अलग वैज्ञानिक पिछले 4-5 साल में ये कह रहे हैं कि इन अ सेंस 2 डिग्री ऑलरेडी, जो हम लोग ऑलरेडी अलग अलग तरह के अलग अलग इलाकों में जलवायु का प्रभाव जो देख रहे हैं वो इतने गंभीर ऑलरेडी हो चुका है कि 2 डिग्री की बात करना इज रियली, वन टर्म यूज इज कैवेलियर, इरेस्पॉन्सिबल। Talk of 2 degrees is a marker. It needs to be lower. जी. There's an urgency of the matter that I think we need to act now. Let's not forget that urgency. तो एक तरफ अर्जेंसी की ये बातें समझ में आई जिसमें वैज्ञानिकों ने अपनी चिंता जताई कि हम 2 डिग्री का इंतज़ार कब तक करें, हमें अभी सचेत हो जाने की ज़रूरत है। अब दूसरी तरफ कूटनीति भी है। मैं आपको वैज्ञानिक और कूटनीतिक दोनों नज़रिए से आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी अपेक्षाएं हैं वैज्ञानिकों की और आप जैसे पर्यावरणविदों की, जो इस समझौते से यानी पेरिस में होने जा रहे कन्वेंशन से निकल कर आएंगे, जो हमारी दुनिया के लिए और ख़ास तौर से हमारे देश के लिए बेहतर साबित होंगे, जिसे माना जाएगा कि ये दुनिया के हित को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर हैं। कि मुझे लगता है रघुनंदन और नागेश ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह से दुनिया के पास अब समय नहीं बचा। आप अपना देश देखिए, पिछले हफ्ते चेन्नई में जिस तरह से बारिश हुई है, आप और सोचिए, थोड़ा पीछे सोचिए इस साल के बारे में। इस साल में जहाँ नहीं होनी चाहिए, जो बेमौसम की जो बारिश है वो हुई है। किसानों के खेत ख़त्म हुए हैं। जब पूरी
किसान की जो क्रॉप है जो खड़ी है उसके ऊपर वर्षा हुई है, उसके ऊपर हेलस्टॉर्म आए हैं, ज़्यादा सर्दी पड़ी है, ज़्यादा गर्मी पड़ी है। और अब उत्तराखंड में हाल में जो बादल फटने की घटना हुई, बिल्कुल। अब एक ये नहीं कह सकते कि कोई एक इस मिल का जो जैसे वर्षा हुई है चेन्नई में, क्या ये क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से, वो एक इंसिडेंट नहीं है, मगर जो अंग्रेजी में कहेंगे ग्रोइंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, कि ये बढ़ते जा रहे हैं और हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और आज हमारे देश में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पेरिस का सवाल आता है, हमारी सरकार को इस चीज़ को लेके आके बढ़ना है और वहाँ जाना है और बहुत बुलंद शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में बताना है कि हमें ऐसी संधि चाहिए जिसमें हमारा हित बचा रहे, हमारे विकास का सवाल है। और आपने कूटनीति की बात कही, सबसे बड़ा सवाल जहाँ तक जलवायु परिवर्तन का है उसका है कि ये आप पर्यावरण के बारे में बात नहीं कर रही हैं। सबसे अफसोस ये होता है कि सब लोग सोचते हैं ये बड़ा सॉफ्ट इशू है। आपने बहुत प्रोग्राम करे होंगे WTO को लेके, और आप प्रोग्राम करती होंगी WTO के, वो ट्रेड का मामला है, उसके अंदर मर्द लोग जाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। जहाँ क्लाइमेट चेंज है वो तो सॉफ्ट इशू है, क्लाइमेट चेंज की मंत्रालय है, वो संभालेगी। समझना बहुत जरूरी है कि सबसे बड़ा जो पॉलिटिक्स नहीं, मगर इसका जो पॉलिटिक्स है वो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो आप हक मांग रही हैं और जो सब देश, विकसित देश काम नहीं कर रहे, वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो जानते हैं कि उनका विकास और प्रदूषण, उसके बीच में एक संबंध है। तो आज अमेरिका जैसा देश कोई भी किसी भी तरह से अपना प्रदूषण कम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके रहन सहन और उसके विकास के ऊपर ये सवाल उठाता है। तो विकास और प्रदूषण दोनों ही मामलों में विकसित देश जिस तरह से अपना रुख दिखाते हैं, उससे विकासशील देशों को कहीं ना कहीं ये कहने का मौका मिलता है कि जो विकसित देश हैं अगर वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम कैसे करें। हालांकि भारत की तरफ से एक बार इरादा जताया जा चुका है कि चाहे वो पेट्रोलियम का उपयोग हो, चाहे वो कोयले का उपयोग हो, ये कम करके हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों में दूसरी चीज़ों को, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका उपयोग करेंगे ताकि कार्बन उत्सर्जन को सीमित किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस कन्वेंशन से सचमुच इस तरह की कोई संभावना निकल के आएगी जिस पर कोई तमाम देशों की सहमति बनेगी? जो चिंता अमेरिका को लेकर जता रही हैं सुनीता जी, या जो वैज्ञानिक धरती को लेकर जता रहे हैं, उन दोनों के बीच कोई सामंजस्य बिठाया जा सकेगा? देखिए, विकसित देशों में दो गुट साफ दिखते हैं, एक US और उनके मित्र और EU और उनके मित्र। US ने 25 साल में काफ़ी कुछ नहीं किया है। EU पिछले साल में देखते देखते कि यार ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा अपना कम कर लें, हम इनके बराबर आएँ क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, तो वो भी पीछे हटते जा रहा है। एक समय पे यूरोप को ग्लोबल लीडर बोलते थे क्लाइमेट चेंज का, हल्के हल्के वो भी पीछे आते जा रहा है, अपने कदम थोड़े खींचने लग गया है। अब उस स्थिति में आके अगर आप पिछले 5-6 साल देखें, बाली आपने मेंशन किया, बाली में हम क्योटो के एक नया रूप लाना चाह रहे थे इसलिए कि US वापस आ जाए। सबसे ज़्यादा प्रदूषण वो करता है, अगर वो ठीक नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। तो उसको लाने के लिए बहुत देश जो है पीछे थोड़ा झुक गए कि चलो इनके लिए कुछ अरेंज कर देते हैं। तब से लेके आज तक जो जो चीज़ें US ने बोली थी कि हमें ऐसा ही चाहिए, वो एक एक करके 2009 में नहीं हुआ तो अब होने लगा है। जो चीज़ उन्होंने बोली कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ विकसित देश करें, विकासशील देशों को भी इतना करना चाहिए, वो भी हल्के हल्के हम मान गए। उन्होंने बोला कि आप भी बताइए कितना करेंगे, आप भी टारगेट दीजिए, हम भी देंगे, वो भी मान गए। उन्होंने कहा कि हम 2050 तक कम करेंगे, हम 2050 के बाद या 30 के बाद ज़्यादा काम करेंगे, वो भी हम हल्के हल्के मान गए। उनका जैसे सुनीता बोली थी टारगेट देखिए, तो टारगेट उतना है जो शायद यूरोप ने 20 साल पहले करने का प्रयास किया था, उससे भी कम है। इन्होंने जो आपने $100 बिलियन का कमिटमेंट दिया, पब्लिक फंड जो सरकारें पैसा दे रही हैं, इन्होंने ग्रीन क्लाइमेट फंड में पिछले साल उसमें से प्लेज किया कि हम आपको $10.2 बिलियन देंगे। आज की तारीख में उससे $5.2 बिलियन सिर्फ आए हैं। विकासशील देशों को उसमें से अभी तक सिर्फ $168 मिलियन मिला है। और ये सोचिए कब से बात चल रही है। इस पूरे माहौल में अगर आप बोलें कि विकासशील देश और क्या कर सकते हैं, अब आप ही बोल रहे हैं कि 40% हमने बोल दिया कि हम अपना नॉन फॉसिल फ्यूल लाएंगे एनर्जी प्रोडक्शन में। अगर आप अभी सुनीता जी ने भी, इनके इंस्टीट्यूशन ने भी रिपोर्ट करी थी, एक सिविल सोसाइटी रिपोर्ट पूरी आई थी जो रिसर्चर्स ने करी थी, बताती हुई कि विकासशील देश अपने फेयर शेयर से ज़्यादा कर रहे हैं।
जबकि विकसित देश जितना उनका फेयर उनका काम होना चाहिए उससे बहुत कम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर क्या कोई लीगल बाइंडिंग बनाने के लिए कुछ नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है? एक नया तरीका तो बन गया है। क्योटो में बड़ा सिंपल था कि ऊपर से साइंस एक तरीके से बताती थी कितना करना चाहिए था, ऑलमोस्ट हम उस तरफ चल पड़े थे कि साइंस बताएगी, आप उस तरफ मिलके कदम बढ़ाइए। अब यूएस ने जैसे 2009 में जब बोला कि नहीं हमें आना है, हम ऐसा मैकेनिज्म नहीं चाहते, तो मैकेनिज्म ऐसा बना कि सब लोग अपने अपने बताएं कितना करेंगे, फिर जोड़ के इसको देखा जाएगा क्या हो रहा है। उस पॉइंट तक तो हम ऑलरेडी आ गए। पेरिस में जो अब बात होगी वो इसी बेसिस पे होगी। अब उसके बाद ये है कि ये भी क्लियर हो गया, जैसे सबने बताया कि जो अभी हमने टारगेट्स दिए हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं, 2 डिग्री से ज़्यादा हम आगे जाएंगे। अब सवाल पेरिस में ये उठ रहा है कि इस बार तो हो गया, अब हर 3-4 साल बाद इन टारगेट्स को दोबारा देखा जाएगा या 5 साल बाद टारगेट्स को दोबारा देखा जाएगा। अगर ये कम पड़ रहे हैं तो इनको कितना ऊपर करा जाएगा। और टारगेट सिर्फ एमिशन कम करने का नहीं है, जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दे रहा था वो दिया जाएगा कि नहीं, कितना दिया गया, कितना कमिट किया था, उसका भी एक तरीके से रिव्यू होगा हर 4-5 साल बाद। नहीं, लेकिन कोई रिव्यू मैकेनिज्म है? देखिए, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है और इसमें भारत सरकार का जो रुख है और हमारी जो पोजीशन है उसमें थोड़ा अंतर है। भारत सरकार की पोजीशन रही है कि हम रिव्यू नहीं चाहते, क्योंकि रिव्यू होगा तो हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर असर पड़ता है और हम नहीं चाहते कि रिव्यू हो। मैं समझती हूँ कि आज जब इतनी चीज़ें निकल चुकी हैं हमारे हाथ से, और जैसे नितिन ने बहुत अच्छी तरह से समझा, इतनी चीज़ें निकल चुकी हैं, तो आपके पास खाली एक मौका है कि रिव्यू आप बहुत सख्त बनाइए, जिसमें जो विकसित देश हैं उनकी कुछ जवाबदेही रह सके। क्योंकि आज हमने अभी एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम हमने रखा है कैपिटान अमेरिका, जिसमें हमने अमेरिका क्या कह रहा है कि करेगा उसका क्या एनालिसिस है, और बिल्कुल स्पष्ट निकल के आता है कि अमेरिका जो कह भी रहा है उतना भी नहीं होगा, क्योंकि उनके यहाँ जो फ्यूल की प्राइस है वो गिरती जा रही है, उनका कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, उनके यहाँ ज़रूर नेचुरल गैस है, शेल गैस है, जिससे वो कोयला की खपत कम करेंगे, मगर उनका जो ऊर्जा की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है। और इस पूरी हालत में अमेरिका के जो प्रदूषण है, इमिशंस हैं, वो कम नहीं होंगे। और जो स्टॉक टेकिंग पेरिस के अंदर रिव्यू, क्योंकि काफ़ी बुरा शब्द बन गया था तो उसको के लिए एक नया शब्द निकाला गया, स्टॉक टेकिंग। मेरा मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए कि हमें स्टॉक टेकिंग चाहिए, मगर हमें स्टॉक टेकिंग चाहिए जिसमें जो हमारा हक बनता है कार्बन बजट के ऊपर, क्योंकि आज फेयर शेयर अगर हमें चाहिए तो अमेरिका का जो लैक ऑफ एम्बिशन है वो कम कर रहे हैं, और इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि वो अपना हक जताना चाह रहे हैं जो जगह बची है। जी रघुनंदन साहब, मैं ये कहूँगा जो सुनीता कह रही थी अभी, मैं उसको एक कदम आगे ले जाना चाहता हूँ कि अभी तक जो बात चल रही है वो ये है कि पेरिस के बाद हम 5 साल के बाद इसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे कहाँ तक पहुँचे, फिर इसी तरह का दबाव बढ़ेगा। मेरा मानना ये है, और भारत सरकार को मुझे लगता है इस पे पहल करनी चाहिए कि इसका रिव्यू पेरिस में ही होना चाहिए। कि अभी तक जो सामने प्लेज रखे गए हैं, अगर वो दिखाते हैं कि हम 3 अंक सेल्सियस तक पहुंचेंगे, 2 नहीं, तो वापस जाएं और जितना गैप बनता है वो विकसित देश अपने कंधों पे उठाएं और वापस आएं। भारत सरकार ने वाकई क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जो देश की अपेक्षाओं के अनुरूप हो? क्या ऐसा तैयारी हो चुकी है? आप लोग को कोई अगर अंदाज़ा हो? नहीं, मेरी समझ में जहाँ तक अब तक जो भारत सरकार का जो INDC जो पेश हुई है, एक तरह से इट्स अ रिस्पॉन्स टू पेरिस, और ऑल्सो आप अपनी डोमेस्टिक अरीना में आप जो विकास चाहते हैं वो एक तरह के एक मुख्य डॉक्यूमेंट है जी। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो उस डॉक्यूमेंट का जिक्र करने के पहले मैं 1-2 चीज़ें करना चाहता हूँ। अब तक जो चर्चा हुई है मुझे लगता है कि 2 चीज़ें, यदि एक तो हम आई थिंक सब लोग मानते हैं कि अब तक जो हुआ ये जो प्रक्रिया, सिर्फ पेरिस की बात नहीं, पिछले 4-5 साल का जो प्रक्रिया है जो पूरा एक प्रोसेस को और कमज़ोर किया है, एंड क्लियरली हम विफल रहे हैं, हम सब विफल रहे हैं, एक तरह से सफल नहीं रहे, विफल रहे हैं इसमें। तो आई थिंक समवेयर हमें समझना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, और हम लोग सिर्फ यदि इस ढांचे में देख ले, विकासशील और विकसित देशों के ढांचे में देख ले, तो मुझे लगता है कि ये अधूरा रह जाएगा। और हमें आई थिंक और गौर और चर्चा करने की ये ज़रूरत है कि क्यों जो है हम लोग विफल रहे हैं। जी हाँ, 25 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 25 दौर की बातचीत के बाद जो नतीजे हम देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि ये जो तापमान भी बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ बातचीत का दौर एक के बाद दूसरा चलता ही चला जा रहा है, लेकिन कुछ नतीजे पर
पहुंच नहीं रहे हैं देश, तो आखिर समन्वय का कोई रास्ता होगा तो क्या होगा, इस पर बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सवाल ये है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो होती हैं, वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ क्या किसी देश पर मानने के लिए बाध्यता है या नहीं है, या कोई चाहे तो कभी भी उससे बाहर हो सकता है? जो लक्ष्य निर्धारित किया उसके सत्यापन या उसकी निगरानी की कोई व्यवस्था है कि नहीं है? जी। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे क्योटो या उसका जो इतिहास था वो इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। एक तरह से क्या होगा आगे, अब तक कोई इसमें कुछ बाइंडिंग है ही नहीं। दूसरी बात कि जो रिव्यू का जो प्रोसेस है वो सिर्फ 2024 में शुरू होगा कि क्या हम लोग जो उत्सर्जन करने वाले इज इट गोइंग टू स्टे विद इन 2 डिग्रीज। एक तो ये बात है, तो इट्स एक्चुअली क्वाइट वीक। दूसरी बात मैं मुख्य ये कहना चाह रहा था, 2 चीज़ें। एक तो जो हम लोग इस ढांचे में हम लोग जो चर्चा अक्सर जो होती है विकसित और विकासशील देशों का, मुझे लगता है हमें ये गौर करने की ज़रूरत है कि अर्थनीति और ख़ास करके जो पूंजीवादी का जो एक लॉजिक है उसका हम लोग थोड़ा चर्चा करें। मुझे लगता है कि अब तक जो हम लोग विफल रहे हैं, मुझे लगता है उसका एक सेंट्रल रोल है इन द लास्ट। खास करके हम लोग देखें कि द लॉजिक ऑफ कैपिटल इज ग्रोथ एंड एक्यूमुलेशन एंड कंजम्पशन। यदि हम लोग उसकी भी चर्चा न करें, इट्स लाइक द वाइट एलिफेंट इन द रूम। और मैं अक्सर मीटिंग में जाता हूँ जहाँ इस पे चर्चा होती ही नहीं है। आई थिंक समवेयर इन टू रियलाइज ऑल्सो दैट ऑल दीज कंट्रीज आज पिछले 2008 से 2007 से आर्थिक संकट चल रहा है, और ये सारे जो देश के हम लोग जो जिक्र करें, चीन हो या यूएस हो या ईयू भी हो, वो चाहते हैं कि अपनी जो लोग हैं वो और जो खपत करें, नीड टू कंज्यूम मोर। यदि आप चीन का यदि आप रिडक्शन इन द एक्सचेंज रेट की बात करें, या यूएस में हम लोग जो लेंडिंग रेट्स को उन्होंने कम किया, ईयू का इनफैक्ट जीरो किया है यूएस में। दे वांट अस टू कंज्यूम, दे वांट टू एक्चुअली कंज्यूम मोर, राइट? समवेयर दिस इज सेंट्रल टू द इशू। आर्थिक नीति दूसरी दिशा में जा रही है और जलवायु नीति की में दूसरे तरह के प्लेजेस किए जा रहे हैं या शपथ लिए जा रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन द टू, देयर इज अ लॉजिक टू इट। आई थिंक समवेयर हम लोग उस लॉजिक हम लोग ना। नितिन, क्या आपको भी लगता है कि आर्थिक नीति में बदलाव किए बिना इस तरह की समस्या से निकला नहीं जा सकता, इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता? ठीक है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे को थोड़ा एडवांटेज होता है कि मैं सिनिकल रियलिटी पे बात कर सकता हूँ बिना सच बताए कि एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए। लाइफस्टाइल का इशू सुनीता जी ने भी उठाया कि लाइफस्टाइल एक बहुत मेजर इशू है। जब तक आपके लाइफस्टाइल्स विकसित देशों में चेंज नहीं होंगे, आपकी खपत कम नहीं होगी, जो एक मौके पे आके करना पड़ेगा। अभी कोई देश करने को तैयार नहीं है। चॉइसेस क्या हैं? जैसे रिव्यू की बात सुनीता कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सामने चॉइसेस क्या हैं कि एक यूरोप है जो कहता है कि हम थोड़ा करेंगे लेकिन हम पैसा नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। एक यूएस है जो कहता है हम इतना भी नहीं करेंगे, हम पैसा भी नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी भी नहीं देंगे। और आप ये याद रखिए कि इन जगहों पे जब जाते हैं तो हम लोग गुटों में बात करते हैं। देशों के गुट होते हैं जो मिलके ही काम कर सकते हैं, अकेले खड़े होने से बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम हो पाया है कि देश कोई अकेला खड़ा हुआ हो। हिंदुस्तान का तो रिकॉर्ड ही नहीं है कि अकेला खड़ा हुआ बोला कि हमें यही चाहिए और हम इसके बिना नहीं मानेंगे। लेकिन कई बार द्विपक्षीय बातचीत भी होती है, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे आपको गुटों में ही काम करना पड़ेगा। अगर आप विकासशील देश हैं, जैसे G77 है, उनके साथ हैं, उनमें भी अलग अलग विचार हैं। उसमें अगर ये 2 सबसे बड़े विकसित देशों के गुट जो हैं जो बोल रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी और फाइनेंस ना देंगे ना रिव्यू होने देंगे। दूसरा, वो यूएस बोलता है कि हिस्टोरिकल एमिशंस की अभी पहले से लेकर अभी तक किसने कितना किया है, अगर आप इसकी बात करोगे तो हम घर चले जाएंगे। बहुत क्लियर है उन्होंने, और साफ छाती ठोक के बोला है। ईयू थोड़ा छाती ठोकता नहीं है, पीछे से ऐसी बातें करता है। अब उसमें आपके पास चॉइस क्या बच जाती है? आप क्या करोगे? या तो आप में हिम्मत हो कि आप 10-12 देश जो इस कगार पे खड़े हैं, जिनकी चॉइसेस हैं कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी, एमिशंस कैसे कम करने की, या तो आप जुट के बोलें कि इससे कम पे हम नहीं मानेंगे, हम घर चले जाएंगे अगर इससे ज़्यादा। वो होने नहीं वाला। भारत ने पिछले 5-6 साल में भी, और मुझे लगता है इस साल भी, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि खड़े होकर बोले कि इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। जो मेरा प्रोजेक्शन, और पत्रकारों को नहीं करना चाहिए, इलेक्शन तो कम से कम हमेशा गलत करते हैं प्रोजेक्शन, कि पेरिस में जो निकलेगा एक बहुत कम उम्मीद का कुछ अग्रीमेंट निकलेगा जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ह्यूमैनिटी की नहीं होगी। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए देश लड़ रहे होंगे। उसमें इंडिया का सिर्फ इतना ऑप्शन होगा कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर आप बचा सकते हैं इस माहौल में तो बचा लीजिए। अगर तो मतलब जलवायु परिवर्तन के बारे में बातचीत करने गया, लेकिन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर ही सारी एग्रीमेंट होकर वापस लौट आए। अगर यूएस कहने बोल का रहा है, मतलब तो ये हुआ अमृता जी, सवाल तो यही है ना कि ये जलवायु परिवर्तन की बात नहीं हो रही, ये इकोनॉमी की बात हो रही है। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, जो
विकसित देशों ने आज तक इकोनॉमिक ग्रोथ जो कर चुके हैं, अब बाकी के देश कह रहे हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमको भी वही इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी। अब दो ही सवाल हैं, या एक है कि आपको बहुत पैसा और टेक्नोलॉजी मिले, कि आप ऊर्जा का सवाल है। आज हम लोग कोल पे निर्भर हैं। अगर हम सौर्य ऊर्जा पर जाना चाहते हैं, एक तो सौर्य ऊर्जा पर पूरी तरह से नहीं जा सकते, मगर ठीक है हम बहुत पहल करके बहुत हद तक जाना चाहते हैं, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ से तो WTO में US हमें ले चुके हैं कि अगर आप डोमेस्टिक कंटेंट करते हैं तो हम आपको WTO में ले जाएंगे, आपकी इंडस्ट्री को बंद करवाएंगे। दूसरी तरफ से बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हमें सबको मिलके कुछ करना है। मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल अमृता जी यही है, और हमारी मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया के ऊपर बहुत सेंसरशिप है इस सवाल को लेके। मैंने देखा है कि जब हमने अपनी रिपोर्ट निकाली कैपिटल अमेरिका, जिसमें हमने अमेरिका की आलोचना करी है, तो एक अमेरिकन प्रेस इसको छापने को तैयार नहीं है। तो इंडियन मीडिया के ऊपर भी बहुत हद तक एक जिम्मेवारी है कि हम लोग भी अपनी बात आगे ले जा सकें, और अगर हम भी दबाव में आ जाते हैं कि देखिए हमें तो कुछ करना ही है। शायद हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो और बात आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कुछ सवाल जवाब लिए जाएं। Good evening, ma'am. Good evening, sir. I am Priyanka Pal from IMC. I have one question in my mind. As environment has always been a serious concern for India, so in the upcoming summit, which will be starting from 30th November, what are expectations? Like there has been disagreement between developed and developing countries regarding CBDR, Common but Differentiated Responsibility, Transfer Technology, and Green Climate Fund. So what are expectations from this issue, from this summit? That will they be resolved, or we won't be getting anything? Will we be able to force US to deliver the promises regarding Green Climate Fund, to deliver that fund? I don't think, I mean, one, I'm very glad that the language you're using है, जितना आपको समझ, I think बहुत पत्रकारों हमको भी नहीं होती. We also miss out these things very often कि CBDR टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ हैं. हम लोग भी इसको एक सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू, जैसे सुनीता बोली, सिर्फ एक एनवायरनमेंट का इशू समझते हैं, इकोनॉमीज़ के इशू नहीं समझते. दो, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप किसी को ज़बरदस्ती करा के बोल सकते हैं नहीं तुम साइन करो. ये ऐसा कन्वेंशन है जहाँ पे 196 देश सबको मानना पड़ेगा कि हाँ हम सब इस 10 पेज के डॉक्यूमेंट को अग्री करते हैं. अब हम सोचते हैं कि इसमें हमारा फ़ायदा है, नुकसान कम है. और क्या 4 देश भी अगर इसमें खड़े होकर कह दें कि हम अगर सहमत नहीं है तो वो फेल हो जाएगा? मगर पिछली बार 1-2 बार हो चुका है कि कुछ देश खड़े हुए तो उनके ऊपर से रौंद के निकल गए. ये भी हो चुका है. अब वो ज़माना भी चला गया कि एक छोटा देश खड़ा हो मॉरल वॉइस के साथ तो उसकी बात सुनी जाए. पिछले 2-3 साल में हम लोग कई बार उनको भी रौंद के आगे निकल चुके हैं. मगर गिवन कि चीन और US दोनों उनका जो व्हाटएवर समझौता है, इट्स वेरी लाइकली कि पेरिस से कुछ निकलेगा. बात है कि क्या निकलेगा और किस तरह से जो विफलता या जो डाउनवर्ड स्लोप है उसको हम लोग कैसे रिवर्स कर सकते हैं. तो एक तरीके और से उसमें भारत सरकार का क्या उसमें रोल है. तो भारत सरकार जो मुख्य जो INDC में था कि हम लोग 33 से 35% एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे 2030 तक, क्या वो हम लोग एक बेसलाइन मांग के हम लोग क्या ये कह सकते हैं पेरिस में कि हम लोग इसको कंडीशनली और हम लोग और बढ़ाव करने की ज़रूरत. यदि US या EU या चीन अपनी कमिटमेंट्स को इंक्रीज़ करें तो क्या हम लोग भी करने को तैयार हैं? मेरा नाम उषा है और मेरा सवाल यह है कि जैसे अभी जलवायु परिवर्तन को लेके एक विषय बना हुआ है ये पूरे विश्व भर में, तो जैसे केंद्र सरकार ने अभी ये बयान जारी किया है कि 33 से 35% कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएंगे. तो इस प्रकार इस नीति के लिए वो किस प्रकार की रणनीति पे काम कर रहे हैं जी? क्योंकि ये एक अहम विषय है और इस पे पहले से कोई तैयारी की गई है या नहीं? कोई नुमाइंदा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी साहब से आपने बातचीत की है क्या इस पर? कुछ सरकारी पक्ष सामने आया? खतरनाक है कि सरकारी नहीं है तो आप पत्रकार से पूछे. नहीं, क्योंकि आपने उनसे इंटरव्यू किया है हाल ही में, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा. नहीं, हम लोग ने 2008 से कुछ नीतियाँ बनाई थी, उस पर थोड़ा काम होने लगा था. हमने 2010 में जब UPA की सरकार थी तब भी एक टारगेट दिया था. तब हमने बोला था 20 से 25% करेंगे 2020 तक, इफ आई एम नॉट मिस्टेक 25 तक. उसका 12% जो अभी जल्दी जो आंकलन हुआ है उसमें आया कि 12% हम कर चुके हैं. अब जो टारगेट दिया गया इसके लिए कई चीज़ें और करनी पड़ेंगी. जैसे बोला गया, जैसे सुनीता जी भी बताई थी, बाकी बताए थे कि हमने बोला है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी जो जोड़ेंगे वो ज़्यादा जोड़ेंगे. इतने रेट पे जोड़ेंगे, किसी और विकासशील देश ने उस रेट पे इतनी रिन्यूएबल एनर्जी कभी नहीं जोड़ी है. नॉन फॉसिल का है. हाँ, नॉन फॉसिल, हाइड्रो और न्यूक्लियर भी है उसमें.
अभी हमने 175 गीगावाट बोला है कि 2022 तक रफली वो जाके जो बोलते हैं अनुमान लगाते हैं कि 250 गीगावाट तक 2030 तक करना पड़ेगा। वो भी हमें लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा जिस रेट पे हम जा रहे हैं, उस पर भी सवाल उठते हैं। उसके बावजूद हमें कोल का और खनन करना पड़ेगा अगर हमारे जितने लोग हैं जिनके पास बिजली नहीं है उनको बिजली देनी है। उसके बाद जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, इनको थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए ऑलरेडी स्कीम्स हैं जो बोलती हैं कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसमें रेलवे जैसे और सेक्टर जोड़ने पड़ेंगे। अभी एक तरीके से रफ स्केच है, कुछ एस्टिमेशंस हुए थे जिसके बेसिस पे बोला गया कि हाँ इतना करना चाहिए, लेकिन क्लियर पॉलिसीज़ इसको आगे लाने के लिए सिर्फ सोलर में थोड़ा काम हुआ है, एफिशिएंसी में थोड़ा काम हुआ है, कई और चीज़ों में बहुत डिटेलिंग करनी है। इन बाकी एरियाज में भी डिटेलिंग बहुत है जी, लेकिन तो हमारे देश को तो डिटेलिंग करनी ही है और काम करना ही है, लेकिन क्या जो जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश, क्या उन लोगों ने अपनी पॉलिसी में कोई चेंजेस करने की शुरुआत की? हालांकि बहुत नाउम्मीद है सुनीता जी, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ, कोई ऐसे संकेत कहीं दिखे हैं जिससे लगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई बदलाव के मतलब कोई बदलाव का संकेत है? कुछ चीज़ें तो यूएस जैसे देशों को बहुत आराम से मिल गई कि उनको शेल गैस मिल गई, रिन्यूएबल पे ज़्यादा नहीं जाना पड़ा, शेल गैस निकाल के थोड़े एमिशंस कम हो गए, उसी से वाहवाही कमा ली। लेकिन वो शेल गैस के लिए उन्होंने कुछ मतलब क्या वो वाकई शेल गैस इसलिए ले आए कि कार्बन उत्सर्जन कम कर सके, या वो चीपर था? सस्ता था, सस्ता था, क्योंकि सस्ता था, तो इसीलिए मैंने कहा बिजनेस एज यूजुअल है उनका प्लान। उनका प्लान ये नहीं है कि हम लोग, क्योंकि महंगा भी है तब भी हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमें धरती की चिंता है, धरती की चिंता है। अगर इसका पिकुलेंट याद करें, जब एड्स का क्राइसिस हुआ था, ट्रिप्स पे पूरी लड़ाई हुई थी, WTO के तहत बोला गया था कि हाँ एड्स का क्राइसिस है, इसलिए हम कंपलसरी लाइसेंसिंग लाएंगे जिससे ड्रग्स सस्ते दे सकें। अगर ये वो एक क्राइसिस था और हम ये मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज उससे बड़ा क्राइसिस है जो पूरी ह्यूमैनिटी को टच करता है, तो एक हमें दिखना चाहिए था कि उससे ज़्यादा एक्शन हो रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि देश बोल रहे हैं ठीक है अभी जितना कर सकते हैं करते हैं, 10 साल बाद थोड़ा फिर सोचा जाएगा कि कितना कर सकते हैं। जी, मैं चाहती हूँ अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम हिमांशु है। मैम, यूएस के अंदर देखें कि मैम इंटरनल पॉलिटिक्स देखें तो ग्रीन पार्टीज जो हैं और जो पब्लिक ओपिनियन है उसके बारे में, और वो फॉसिल फ्यूल जो इंडस्ट्रीज है उनको कैसे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है उधर इंटरनल पॉलिटिक्स में। और मैम जीरो ग्रोथ क्या पॉसिबल है कि एनवायरनमेंट को जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं? बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों आपके। मुझे लगता है पहले जहाँ यूएस का सवाल है वहाँ पर ज़रूर कॉन्ट्रडिक्शन है, और सवाल यही होता है हमारे सामने कि देखिए डेमोक्रेट जो गवर्नमेंट है और ओबामा जी की जो गवर्नमेंट है उसने पहली दफ़े कुछ पहल करी है। पहली दफ़े उसने क्लाइमेट चेंज का जो सवाल है, जलवायु परिवर्तन का सवाल है, उसको उठाया तो है, कोई प्लान तो बनाया है, और इसीलिए कुछ हद तक हमारे ऊपर आलोचना भी हुई कि आपने उनके प्लान के ऊपर क्यों आलोचना करी, क्योंकि पहली दफ़े उनने कुछ किया तो है। मेरा सवाल है कि अगर उस प्लान के अंदर कुछ होता तो हम भी रुक जाते, ये कह के चलिए शुरुआत तो हुई है, कहीं ना कहीं यूएस कुछ करेगा। मगर जहाँ यूएस का प्लान इतना कमज़ोर है, और सबसे बड़ा सवाल यही हमारे लिए आता है कि हम सब यूएस में रहना चाहते हैं या अमेरिकन की तरह जीना चाहते हैं। और अगर उस रहन सहन के बारे में बात नहीं होगी, और आज अमेरिका बड़े घर बनाता जा रहा है, उनकी ऊर्जा का जो रेट है वो गिरता जा रहा है, वो ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं, और इस चीज़ के अंदर क्लाइमेट चेंज का कभी भी हम लोग उससे निपट नहीं पाएंगे। तो ये सवाल जब रिपब्लिकन आएंगे तो मैं जानती हूँ रिपब्लिकन इससे भी कम बोलेंगे। और आज भी जो हमने सवाल उठाए वो मेरे नाम से खूब ज़ोरों से गालियाँ दी जा रही हैं टी पार्टी की वेबसाइट के ऊपर कि देखिए इंडिया से एक इन्वायरमेंटलिस्ट है जो हमारे रहन सहन के ऊपर सवाल उठा रही है, वो कौन होती है? और यही सवाल है, मगर कब तक हम चुप रहेंगे? जी, यूएस में एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट था। यूएस में ये भी है कि 400 यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र हैं उसमें काफ़ी विस्तार में पिछले 2-3 साल में एक कैंपेन रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ फॉसिल फ्यूल से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाले। नहीं, बट मैं नागेश जी से तो नागराज जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ के छात्र कह रहे हैं कि हम इंडिया जैसे देश में कोल नहीं होने देंगे,
मगर जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अमेरिका में आज भी, और I अगर just want कोल to bring की in the खपत nature of कम the हो रही है, movement, which is that अगर कोल की there is- खपत कम हो रही है अमेरिका में, इसलिए हो रही है क्योंकि वो महंगा हो गया है और शेल गैस सस्ती मैं ये कह रहा था कि है। तो मैं ये चा- समझ क्योंकि- लीजिए कि इस पूरे सवाल के अंदर मैं जानती हूँ कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत कुछ करने की चाहत में है। I want to say that there's a movement. So, there was a march of मूवमेंट है, about मगर समझ की several lakh मूवमेंट होनी people, I चाहिए think ना। somewhere- उसकी मूवमेंट में भी तो ये होना चाहिए ना कि आपकी जो ज़रूरत है, और आपके यहाँ इतने लोग हैं जिनके पास बिजली नहीं है, उसके बारे में किस मूवमेंट ने बात करी है? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था सुनीता कि एक तरह का एक क्लाइमेट मूवमेंट शुरू हो रहा है। सिर्फ शुरुआत की बात है। 29 मार्च को कई कई शहरों में, कई कई जगहों में एक मार्च होगा, इट्स गोइंग टू बी वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ शुरुआत की बात है। आई एम आल्सो नॉट पॉलिटिकली सैटिस्फाइड विद, यू नो, देयर इज लॉट मोर टू बी डन। लेकिन द इसके इंपॉर्टेंट पार्ट इज बावजूद ये जरूर देखने को मिला है कि पिछले 2-2.5 दशकों में कूटनीति ही ज्यादा हुई है और जन जागरूकता बहुत कम हुई है, और शायद इस वजह से जब कोई इन्वायरमेंटलिस्ट सवाल उठाता है या कोई साइंटिस्ट सवाल उठाता है तो उसे इंडिविजुअल एंटिटी मान के उसको दरकिनार कर दिया जाता है। कई बार ये भी सच्चाई है हकीकत में। मेरा सवाल सर से है कि पेरिस में आयोजित हो रहे सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज में आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद और अपेक्षा की जा रही है, तो इसको लेकर ग्रुप डिस्कशन भी आयोजित हो रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे जटिल मुद्दों में, मतलब अनुभवी पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की जगह पर युवाओं से इतनी उम्मीद करना क्या न्यायसंगत है? यदि ये सही है तो युवा इसमें अपना योगदान कैसे और कितना कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। मेरा इसमें एक तो है कि सवाल लोग उठाते हैं कि युवा पीढ़ी हो या कोई भी हो, नागरिक, आम नागरिक हो, कि वो निजी तौर पे क्या कर सकता है। मेरा मानना यह है कि एक सीमा होती है इसकी। एक, अभी तक सुनीता भी बात कर रही है कि रहन सहन को बदलना, हर व्यक्ति को अपना रहन सहन बदलना इतना आसान काम नहीं है। आप अगर भले हों तो आपने बदल दिया, आपने अगर 3 आदमी से कह के उनको कुछ बदलवा लिया तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा योगदान इसमें हो सकता है कि एक आंदोलन में शामिल होके नीतियों में बदलाव लाना, क्योंकि एक नीति से जो बदलाव आ सकता है समाज में, उसका असर कई गुना ज़्यादा होगा कि हम एक के बाद एक इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल तौर पे बिल्कुल, लोगों बहुत को अच्छा, बिल्कुल सही। परसुएड करें। अब हमारे देश में ही सामने देखिए, हम उनको राष्ट्रपिता मानते हैं। गांधी जी ने सबको कहा था कि खद्दर पहनो। आप इसी कमरे में देखें कितने लोग खद्दर पहनते हैं। तो निजी तौर पे हम एक दूसरे को मौलिक आधार पे हम अगर ये कोशिश करें कि हम अपना रहन सहन बदलें, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। पर अगर नीति के आधार पे हम सब लोग नागरिक होके अपने सरकार पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युवा पीढ़ी और आंदोलन की बात जो हो रही है, अगर हर देश में युवा पीढ़ी अपने अपने सरकारों के ऊपर एक दबाव डाले कि इस मामले के साथ निपटा जाए और उसके लिए सही मूल्यांकन करके नीतियों को अपनाया जाए, तो मेरे ख्याल से इसका कोई कदम और आगे सवाल बढ़ेगा। है? सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे ऐसे सम्मेलनों से धरातल पर निकलकर कुछ नहीं आता है, तो इस प्रकार ये समस्या चलती रही तो जो ग्लेशियर पिघलने से जो द्वीपीय देश हैं उन पे जब डूबने का खतरा होगा तो वहाँ से जो पलायन होगा तो वहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि विश्व इस समय शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा है, तो जब वो पलायन होगा तो उन लोगों के बारे में क्या सोचा जाएगा? बहुत सही या सवाल पेरिस उठाया। पेरिस कन्वेंशन में इस तरह की कोई चिंता उठाई जा नहीं, बहुत सकती है? सही देखें, सवाल मुझे लगता उठाया है, आपने। बिल्कुल। और मेरा इसमें 2-3 छोटे लफ्ज़ में मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये केवल द्वीप, जो छोटे द्वीप हैं, मालदीव है, हमने देखा था उन्होंने ये सवाल को उठाने के लिए उन्होंने अपनी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग ही समुद्र के नीचे टेबल पे बैठ के किया था। वो तो कह रहे हैं कि हम देखो हमारी पूरी देश डूब रही है, मैं तो दुनिया घूम रहा हूँ नया देश को खरीदने के लिए, है। पर ये केवल उनका नहीं है, भारत में भी तकरीबन 4000 किलोमीटर के जो समुद्री तटीय जो इलाके हैं उसमें भी यही सवाल है। तो हम ना केवल दूसरे देशों के या द्वीप से रेफ्यूजी, क्लाइमेट रेफ्यूजी जिसे कहते हैं, उनके साथ जूझना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर भी 20, 30, 40 करोड़ क्लाइमेट रेफ्यूजीज होने की संभावना है। और मैं आज भी हैरान हूँ कि भारत जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतने बड़े सम्मेलन में जाते हैं, हम अपनी कूटनीति जो वहाँ चलाते हैं वो ये है, हम विकसित देशों के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे ताकि आप हम पे दबाव ना डालें। पर इसमें नतीजा अल्टीमेटली क्या होता है कि तापमान जो है 2 अंक सेल्सियस नहीं पर 3 अंक सेल्सियस बढ़ रहा है।
इसमें हमें और झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जितने अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय सब अपने स्तर अपने पे हित सुरक्षित रखने के लिए अब कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करते जाते हैं, जिससे ओवरऑल जलवायु का नुकसान हो रहा है। yes, मैं चाहती हूँ अगला सवाल जी। मैं एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम छोटे घरेलू लेवल पर अगर देखें, जो कूलिंग मशीन्स होती हैं हमारी, जैसे हम कहते हैं कि एक पेड़ काट करके हम 5 पेड़ लगाएंगे, 5 पौधे लगाएंगे, तो उसकी भरपाई या इस तरीके से जो भी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, क्या बड़े पैमाने पर हम अपने सरकारी भवनों में, प्राइवेट भवनों में जो कूलिंग मशीन्स है, जैसे एसी है और फ्रिज है, इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग कम करके कर सकते हैं भरपाई? लगता है जो शहरी, जो गरीब है, उनका बल्कि एक हक बनता है फॉर मोर कार्बन। जो आपका जो प्रश्न है, इट इज़ बेसिकली जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड रिच, उसमें लगता है कि हाँ, व्यक्तिगत तौर पे डेफिनेटली आप अपने मे बी आप एक एक्टिविटी को आप कम कर सकते हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा एम्बिशन हो, वो आप तय करो कि आपका क्या है, राइट। पर जैसे रघुरंजन जी कह रहे थे, बात सिर्फ व्यक्तिगत पहलू से नहीं हो सकता, बात एक तरह एक सामूहिक है और एक राजनीतिक हिस्सा है कि एक साथ होकर छात्र, अलग अलग संगठन, यूनियंस, अलग अलग औरतों का संगठन वगैरह इकट्ठा होकर क्या मांग कर सकते, इकट्ठा होकर जो किस तरह से बात पे मतलब सामूहिक प्रयास से ही इससे लड़ा जा सकता है। मोर देन इंडिविजुअल। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि यूएस की आज इतनी चर्चा हुई है इस डिस्कशन में, तो उनके रिपब्लिकन्स तो यहाँ तक कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जी बिल्कुल। सेकेंडली, अपन जब ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो हम ये क्यों भूल जाते, जब भी कोई क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो लोग क्लीन डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत जो कार्बन ट्रेडिंग आई थी उसे सबसे बड़ा फ्रॉड बोला जाता है। एंड सेकेंडली, लोग न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ट्विस्ट करते हैं अगर कार्बन की बात आती है। तो मुझे लगता है न्यूक्लियर एनर्जी क्या, मैं पूछना चाहती हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी क्या कार्बन से ज़्यादा सेफ और सिक्योर है या नहीं? एंड तीसरा कि पेरिस में जो होने जा रही है समिट, अभी रिसेंटली पेरिस में अटैक्स हुए हैं, तो क्या वो लोग इस टॉपिक को जो पोस्ट 2020 उन्हें डिसाइड करना है कि क्या करना है, तो वो इस चीज़ पर ढंग से डिसाइड कर पाएंगे या पेरिस के टेरर अटैक्स के बारे में ही सब कुछ वो डोमिनेट करेगा, जो कि हमने G20 में भी देखा था अभी? जी, जो वहाँ पे हरकत हुई है उसके बाद इस मीटिंग पे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज लोग जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से यही मुद्दों पे डिस्कशन करते आ रहे हैं। ज़रूर ये फ़र्क पड़ता है कि आप इस ऐसे देश में जा रहे हैं जो एक बहुत बुरे हाल के से होके निकल रहा है, तो एक सहानुभूति होती है उस देश के साथ। उस सहानुभूति के साथ काम करेंगे तो उसमें एक चांस ज़्यादा बनता है कि कुछ एग्रीमेंट निकलेगा। उसमें कैसा एग्रीमेंट निकलेगा वो एक सवाल दोबारा उठ जाता है, क्योंकि एक माहौल होता है। जैसे अगर बहुत सारे NGOs खड़े हों, चाहे विकसित देश हों, बोले कि नहीं नहीं किसी भी हाल पे ट्रीटी कर दो, किसी भी कीमत पे, तो कोई ना कोई कीमत चुका देता है। तो किसी भी हाल पे कुछ करने में किसी ना किसी की कीमत लगती है। लेकिन दूसरा ज्यादा बड़ा सवाल था एनर्जी के उत्पादन में न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाते हैं। कार्बन के तौर पे सिर्फ देखा जाए तो न्यूक्लियर बहुत क्लीन है बाकी सोर्सेज से, लेकिन न्यूक्लियर या कोल, आप कोई भी चीज़ देखें, उनके अलग एक परिणाम है, उनके एक अलग रिस्क हैं। जब भी कोई सोसाइटी किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, हर टेक्नोलॉजी के साथ एक रिस्क अटैच्ड होता है। जैसे इसका पैरेलल मैं आपको दूं, जैसे GM क्रॉप्स की बात हो रही है, GM क्रॉप्स अडेप्ट करने का या यूज़ करने का एक रिस्क है। वो सोसाइटी पॉलिटिकली और सोशली डिसाइड करती है कि हम ये रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। न्यूक्लियर में 1 में से 1 मिलियन चांस है शायद कि कुछ हो, लेकिन अगर होता है तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। अगर वो सोसाइटी वो रिस्क लेना चाहती है कि नहीं, वो एक अलग पॉलिटिकल डिसीजन है। अगर वो हम ऑप्शन अपना खुला रखना चाहते हैं, वो एक अलग सवाल है कि हम ये नहीं चाहते कि लोग दुनिया बोल दे कोल भी नहीं चाहिए, न्यूक्लियर भी नहीं चाहिए, हाइड्रो आप बना ही नहीं सकते, बंद हो जाओ। ऑप्शन खुला रखिए, लेकिन उसके बाद घर आके एक डोमेस्टिक लेवल पे आपको डिसाइड करना है कि ये एनर्जी सोर्सेज आपको चाहिए कि नहीं। कोल हम दुनिया के लिए, कार्बन के लिए बंद नहीं करना चाहते, लेकिन हो सकता है कोल ज्यादा निकालेंगे, उससे प्रोड्यूशन ज्यादा होगा, नदियों से पानी ज्यादा निकलेगा, उन्होंने एक डिस्प्लेसमेंट होगा, वो लेकिन डोमेस्टिक मुद्दा है। वाले सवाल पे मैं बताना चाहता हूँ, जो सवाल आपने CDM के बारे में उठाया वो बहुत सही सवाल है, इसलिए कि आपने कहा CDM एक बहुत बड़ा फ्रॉड माना जाता है। वो इसीलिए है कि इसमें ट्रेड बहुत हुआ है, कई लोगों ने, कई कंपनियों ने पैसा खूब कमाया है, पर कितना प्रदूषण कम हुआ है इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान आज के दिन खड़ा है CDM के धरी। और इसका कारण ये है कि क्या ये जो संकट है हमारे सामने, इसको सुधारने के लिए क्या हम उसी बाजार के ऊपर निर्भर हों जिस बाजार के कारण ये संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो संकट खड़ा हुआ है
वो जो हम उत्पादन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, बाजारीकरण जो हमने अपने समाज में किया हुआ है उसके वजह से हुआ है। उसी बाजार के ऊपर हम निर्भर करें कि आप इसको सुधारो, ये तो नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं जो प्रदूषण कर रही हैं, किसी और ने सवाल उठाया, अमेरिका के अंदर जो तेल की जो लॉबी है वो नीति को तय करती है, तो वो तेल की लॉबी क्या इसको अलाउ करेगी? तो बाजारीकरण से ये बात नहीं तय होगा। ये जब तक जनता का बल लेके सरकारों पे दबाव डाल के एक जन प्रतिनिधित्व करते हुए नीतियां जब तक नहीं बनेंगी तब तक इसका हल नहीं निकले। जी, अगला सवाल कोई पूछना चाहता है? मेरा सवाल यह है कि जलवायु परिवर्तन का कृषि के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो कृषि के प्रणाली में किस तरह के बदलाव लाने की आवश्यकता है और उन्हें कौन लागू करेगा? ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप आज देखें सबसे बुरा असर, और हम लोग अभी एक अध्ययन कर रहे हैं और इस महीने एक रिपोर्ट भी सरकार के सामने रखेंगे कि किस तरह से हर इलाके में, भारत के हर क्षेत्र के अंदर कृषि के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब इसमें दोनों चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। एक तरफ से तो आप पहले ही कृषि के अंदर हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से किसान के ऊपर इतना दबाव है, इतना जोर है, डेट का है, प्राइस ठीक तरह से मिलती नहीं है, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया नहीं है, आज भी इरिगेशन के स्रोत हैं नहीं हमारे पास, ज़्यादातर हमारी कृषि अभी भी रेनफेड है, 40% से 60% रेनफेड है, बाकी का ग्राउंड वाटर से कृषि चलती है हमारी। और उसके ऊपर ये जो एक और जैसे कहते हैं एक आक्रमण हो रहा है कि हर बार जब आपकी खेती तैयार है, मैं अभी हरियाणा के गांव में गई थी, वहाँ पर किसानों ने बताया 3 साल हो गए और रबी हो या खरीफ हो, दोनों के साथ बिल्कुल फसल खड़ी है और ऊपर से ओले आ जाते हैं, बारिश आ जाती है और पूरी तरह से सत्यानाश हो जाता है। एक आखिरी सवाल में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इस सवाल को उठा के मुझे लगता है यही सवाल है जिसको सरकार को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब सरकारों को इंटरनेशनली भी अपने हित को कैसे सुरक्षित रखना है ये भी देखना है, और डोमेस्टिकली भी जो है आम लोगों के हित को कैसे सुरक्षित रखना है ये भी देखना है। लेकिन क्या ये सिर्फ ये जो जलवायु परिवर्तन का या जो क्लाइमेट कन्वेंशन है ये सिर्फ और सिर्फ कूटनीतिक मसला बन के रह जाएगा, या फिर धरती को बचाने का कोई एक बड़ा समझौता यहाँ से निकल कर आएगा? बहुत संक्षेप में वन लाइनर जवाब। देखिए, मुझे लगता है निकल सकता है। धरती को बचाने में ही विकसित देश भी बचेंगे और विकासशील देश भी बचेंगे। तो मुझे लगता है अगर इस इरादे से जाएंगे पेरिस तो कुछ ना कोई तरीका तो निकल सकता है, मगर तरीका वही होगा जहाँ लीडरशिप अपने देश से आगे बढ़ के सोच सकेगी और हर देश वो कर सकेगा जो अपने हित में नहीं हो मगर दुनिया के हित में। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे नागराज जी? मुझे ज़्यादा पेरिस कॉप से ज़्यादा उम्मीद तो है ही नहीं, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा था, हमें जो एक तरह का प्रक्रिया वीक होते जा रहा है वो किस तरह से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। इन अ सेंस वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आई थिंक उसके बिना हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते इन डिफरेंट वेज। नहीं, वैज्ञानिक चिंता तो ठीक है, एक जगह है, लेकिन वैज्ञानिक चिंता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नेगोशिएशंस में नीड बोथ ऑल पार्टीज नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप उसी ढांचे में नहीं रह सकते जो आप 20 साल से रहे हैं। आई थिंक वी आर। ये है कि हम इस पेरिस के कन्वेंशन से उतनी उम्मीद नहीं कर सकते जितना हम चाहते हैं, पर मुझे ये लगता है कि संकट और गहरा होगा, और जब संकट गहरा होगा वो हम पे भी और विकसित देशों पे भी होगा, तब सब मजबूर होके इस मामले का हल ज़रूर निकालेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन बहुत संक्षेप में एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कहा जा रहा है वो क्लाइमेट स्केप्टिक्स हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, क्लाइमेट इमरजेंसी आ गई है। तो ये जो स्केप्टिक्स हैं जो ये कह रहे हैं कि ये तो मतलब प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होते रहना है और इसको रोका नहीं जा सकता, क्या हम इस तरह के प्रयास करके रोक सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस को? जिन प्रयासों की बात की जा रही है कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करके, क्या हम प्राकृतिक तौर पर जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे निपट सकते हैं, या फिर ये असंभावी है, इसको होना ही होना है? तकनीकी तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर और आर्थिक तौर पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे दो राय नहीं है। और दुनिया के वैज्ञानिक सब ने मिल के जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो निकाला है वो बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में।
अब इक्के दुक्के अगर कोई सवाल इस पे उठा दे, हम उसकी बात पे जाएं, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। ये ज़रूर ठीक हो सकता है अगर इसमें जिसे कहते हैं पॉलिटिकल विल हो। अगर पॉलिटिकल विल हो तो ये मसले का हल निकाला जा सकता है। जी, भारत के हित कैसे सिधेंगे? क्लाइमेट स्केप्टिसिज्म जो है एक बीमारी है एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड की। हिंदुस्तान में बहुत कम है ये, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ सरकार भी में भी है, पर इतना नहीं है हमारी जितना एंग्लो सरकार में सैक्सन है। वर्ल्ड में है। अभी हमारे यहाँ दोनों किस्म के हैं। एक एक्सट्रीम है जो बोलते हैं हर चीज़ क्लाइमेट चेंज है, वो भी कुछ लोग हैं, पर ऐसा एक्सट्रीम हर सोसाइटी में आपको 1% मिलेगा। वो आपके लिए डिसाइड नहीं करता कि नीति क्या होगी। वो डिसाइडिंग फैक्टर होना नीति भी अगर चाहिए। आईपीसीसी के 2000 साइंटिस्ट बोल रहे हैं कुछ हो रहा है, उसमें साइंटिफिकली बोल रहे हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है। वो ऐसा नहीं बोलते कि कल प्रलय आएगी, वो बोलते हैं कि 96% 97% चांस है, आप ये नहीं करोगे तो ये होगा। एक नेता के लिए मुश्किल होता है कि इस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एक डिसीजन ले कि यार 50% चांस है कुछ प्रलय आएगी, क्या मैं सारा पैसा इस पे लगा दूं। तो वो एक सोच नेता के लिए मुश्किल होती है साइंस और पॉलिटिक्स के बीच में। जन लेकिन भावना अगर मजबूत हो तो नेता के लिए नहीं, डिसीजन मैं ये भी लेना बहुत बोलूंगा, आसान हो मैं जाता ये है। बोलूंगा जिसकी तरफ नेता और लीडर के बीच में ये डिफरेंस होता है कि लीडर डिसीजन लेते हैं, नेता सोचते हैं। जी, लेकिन अगर जन भावना किसी खास दिशा में सोच रही है और उसकी चिंताएं अगर हैं किसी जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो शायद लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है कि उसका ख्याल रखें और जन जागरूकता बढ़ाकर शायद इस मसले का कोई बेहतर हल निकाला जा सके। फिलहाल आज इस चर्चा को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।